नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी महज अफवाहें हैं। साथ ही हम दुनिया भर के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ आपके लिए इंटरव्यूज भी लेकर आते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं इस बात की कि जो वैक्सीन को लेकर हाय तौबा मची है, उसकी कमी की बात और दावा कुछ राज्य सरकारें कर रही हैं, जिसका खंडन केंद्र सरकार ने किया है। आखिर वो कितनी चिंता की बात है? दरअसल हमारे देश में वैक्सीन लगाने के लिए जो लोग हैं, उनकी उम्र 45 के पार होने पे ही आपको लगेगा। लेकिन क्या अब वक्त आ गया है कि आप हर उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाएं? और अगर लगाएं तो इसके लिए वैक्सीन कहां से आएगी? क्या वैक्सीन की कमी का इस पर असर पड़ेगा? हमारे देश में इस वक्त जो वैक्सीन्स अप्रूव्ड हैं, उसके अलावा भी कुछ वैक्सीन्स हैं जिनको अप्रूवल मिल सकता है, लेकिन उनमें कोई ना कोई अड़चन इस वक्त उनके रास्ते में है। जैसे कि अगर हम रशिया की वैक्सीन की बात करें, स्पुतनिक वी, तो उसने 19 फरवरी को आपात इस्तेमाल का आवेदन दे दिया था, लेकिन उसको अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। बल्कि उसने पहले भी एक बार आवेदन किया था, तो उनको कहा गया था कि और डेटा लेके आए। वहीं फाइजर, जो कि अमेरिका की वैक्सीन है, वो काफी ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है दुनिया भर में, और भारत में मंजूरी के लिए उसने आवेदन दिया था। लेकिन जब भारत ने फाइजर से अतिरिक्त डेटा मांगा, तो उसने इस आवेदन को वापस ले लिया। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भी काफी अच्छी वैक्सीन है, सिंगल डोज वैक्सीन है, और इसको बायोलॉजिकल ई भारत का प्रोडक्शन पार्टनर इसका है और इसे बनाया जा सकता है। लेकिन इसे भी अभी तक आपात इस्तेमाल का आवेदन नहीं मिला है, जबकि इसको यूएस में एफडीए अप्रूव कर दिया गया था 28 फरवरी को और डब्ल्यूएचओ ने 12 मार्च को। इसके बावजूद भारत ने इसको अप्रूवल अभी तक नहीं दिया है। ऐसी ही है मॉडर्ना, जो कि अमेरिका में इस्तेमाल की जा रही है। इसकी बातचीत की तो कुछ खबरें आई थी कि अप्रूवल की बातचीत चल रही है, लेकिन कोई भी आवेदन नहीं हुआ और कुछ भी पुख्ता अभी तक नहीं हुआ है। तो इसमें चिंता की बात यह है कि वैक्सीन ऐसी बहुत हैं जो दूसरे देशों में लग रही हैं, लेकिन हमारे देश में अभी सिर्फ 2 वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है और उनका लिमिटेड स्टॉक है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं डॉक्टर अरविंदर सिंह सोइन, और साथ ही में डॉक्टर अविनाश भोंडवे भी जुड़ेंगे, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं और पूर्व अध्यक्ष हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र जहां सबसे ज्यादा इस वक्त वैक्सीन की जरूरत पड़ रही है। तो पहले डॉक्टर सोइन से बात कर लेते हैं। उनसे हमने कुछ देर पहले ही बात की थी। डॉक्टर सोइन, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि क्या महाराष्ट्र में अब ये देखते हुए कि वहां पर ज्यादा फैल रहा है कोरोना और वहां वैक्सीन को लेकर के ज्यादा मांग भी है, ऐसे में क्या हमें एज रिस्ट्रिक्शन हटा देना चाहिए या इन इलाकों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? अंजलि, देखिए, ऐसा है कि आइडियली तो सब एडल्ट्स को वैक्सीन लगना चाहिए, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है क्योंकि इतना वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो जो वैक्सीन स्टॉक अगर रिस्ट्रिक्टेड है, तो फिर हमें वल्नरेबल ग्रुप्स या पहले चूज करना पड़ेगा कि पहले किसको देना है। तो गवर्नमेंट ने जो इनिशियल पॉलिसी किया था कि 50 से ऊपर और कोमॉर्बिडिटीज वालों को दिया जाए और फिर 45 से ऊपर दिया जाए, तो वो बिल्कुल सही था। लेकिन ऐसा है कि अब आप देख रहे हैं कि इन्फेक्शन के नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो ये लॉजिकल है कि वैक्सीन ड्राइव एक्सटेंड होनी चाहिए। अब दिस हैज टू बी वेड अगेंस्ट द स्टॉक्स अवेलेबल। अब कितने स्टॉक्स अवेलेबल हैं ये तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन जो नेक्स्ट कैटेगरी आनी चाहिए वो आनी चाहिए पेशेंट्स हैं, जो यानी कि 18 से 45 के बीच में, जो जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जिनको हार्ट डिजीज है, लंग डिजीज है, लिवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, ट्रांसप्लांट्स हुए हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ऐसे लोग 18 से 45 में भी हैं। और मैं मानता हूं कि 2 से 3 करोड़ भारत में ऐसे लोग हैं 18 से 45 जिनको ये डिजीजेस हैं या जिनके ट्रांसप्लांट हुए हैं, और उनको वैक्सीन अवश्य मिलनी चाहिए। दूसरा यह है कि जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, चाहे वो कंटेनमेंट जोन में हैं, चाहे वो जैसे फ्रंट फेसिंग जिसको बोलते हैं, जो पब्लिक इंटरैक्शन करते हैं, वो हैं, तो इस तरह के ग्रुप्स को पहले मिलनी चाहिए। तो सबको मिल जाए ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इन ग्रुप्स को जरूर मिलनी चाहिए। ऐसे हैं जहां पर ज्यादा कोरोना की मार देखी जा रही है, चाहे आप उसमें महाराष्ट्र को देख लें, दिल्ली को देख लें। ये जो इलाके हैं, ये जो स्टेट्स हैं, इनका कहना भी है कि हमको आप वैक्सीन ज्यादा दीजिए। क्या डॉक्टर सोइन, ऐसा किया जा सकता है कि इन स्टेट्स को हॉटस्पॉट्स मान के इनको ज्यादा वैक्सीन दी जाए? देखिए, जहां भी इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा है, यहाँ कंटेनमेंट जोन्स, हॉटस्पॉट्स ज्यादा हैं,
जहां भी इन्फेक्शन ज्यादा है वहीं देनी चाहिए। ये महाराष्ट्र के बारे में देखिए मेरे लिए कहना पॉसिबल नहीं है, ये जो पॉलिटिकल थोड़ी सी स्कॉबल चल रही है इसके बीच में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, बट एज ए डॉक्टर मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, हाईली इन्फेक्टेड एरियाज हैं, वहां पे वैक्सीन डेफिनेटली पहले पहुंचनी चाहिए। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका डॉक्टर सोइन। जो डॉक्टर सोइन कह रहे हैं उससे तो यही लगता है कि महाराष्ट्र पे फोकस करना चाहिए, और इसीलिए चलिए डॉक्टर भोंडवे से भी बात कर लेते हैं। वो थोड़ा मेजर्ड वे में बोल रहे हैं डॉक्टर सोइन, वो महाराष्ट्र के लिए ऐसा कहना नहीं चाह रहे कि वहां ज्यादा सप्लाई दी जाए, और वाजिब भी है उनका इसमें थोड़ा हिचकिचाहट होना। लेकिन डॉक्टर भोंडवे, आज की डेट में आपको क्या लगता है, उन राज्यों को ज्यादा सप्लाई दी जाए जहां पर स्थिति खराब है? मैं भी कुछ बातें जो बोल रहा हूं वो कोई पॉलिटिकल नहीं है, या प्योरली मेडिकली और डॉक्टर के हैसियत से बात कर रहा हूं। देखिए, महाराष्ट्र में पूरे अपने देश में जो मामले हैं उसमें से 65% 65% मामले महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र की आबादी, उनके हमारी जो एक्टिव पेशेंट्स की संख्या है वो भी 5 लाख से ऊपर है। और अभी जो दूसरी बात है कि अभी पूरे महाराष्ट्र में वैक्सीन लेने के बारे में एक पूरा हौसला है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने भी बताया था कि डेली हम 5 लाख या उससे ऊपर भी ये वैक्सीन दे सकते हैं। अभी मुंबई और पुणे में दिन में 1 लाख वैक्सीन देने का प्रयास किया जा रहा है, और ऐसे में जो वैक्सीन मिल रहा है वो वैक्सीन 80 लाख ही वैक्सीन अभी तक मिले हैं, कि जो अभी खाली अगले दिन तक, अगले 2 दिनों में खत्म हो जाएगी। अभी बात ऐसी है कि कई वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन नहीं आ रहा है। उसमें जैसे है कि जिन्होंने कुछ कोविशील्ड है कहीं पर, तो कोई कोवैक्सीन है, तो बहुत ही कमी वैक्सीन आ रहा है। कई सेंटर्स ये बंद करने पड़े हैं। और दूसरी बात है कि लोग जो हौसले से आ रहे हैं वो 2-2 बार 3-3 बार आके उनको वापस जा रहा है वो, तो इसमें लोगों का हौसला भी कम हो सकता है। और एक बात है कि ये जो है इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कम पड़ रहा है, तो महाराष्ट्र सरकार ने एक अपील की थी कि महाराष्ट्र में जो हाफकिन इंस्टीट्यूट थी जो अभी बंद है, वहां पर ये वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है, और पूरे देश में ऐसे और जगह पर वही वैक्सीन करने चाहिए। जैसे आपने सही बताया कि जो अब और भी ये स्पुतनिक है या और भी कोई ये है, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन का वैक्सीन है, ये सब वैक्सीन हमको लाने चाहिए। हमको अभी ये रुकना नहीं चाहिए कि लोग आएंगे और हमको पूछेंगे हमारा वैक्सीन लोगो क्या। डॉक्टर भोंडवे, जो वैक्सीन ऑलरेडी FDA अप्रूव्ड हैं, अब FDA को एक तरह से हम मापदंड मांग के चलते हैं कई दवाइयों में, और WHO का भी जिसमें ठप्पा लग चुका है, उन्हें हम भारत में क्या ये ब्रिजिंग ट्रायल करना कि नहीं आप हमारे यहाँ भी आइए ट्रायल कीजिए, ऐसी आपातकालीन स्थिति में इसका कोई औचित्य है? बिल्कुल सही है। आपातकालीन स्थिति में जो इमरजेंसी अप्रूवल मिलता है वो इसी डॉक्यूमेंट्स पर ये करके, भरोसे करके ही किया जाना चाहिए। जो भी अमेरिका में है, जो भी WHO ने एक्सेप्ट किया है, वो मानकर भारत में वो वैक्सीन इंपोर्ट करनी चाहिए। हमको उनको पूछ के ये लाना चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। और जो भी है, महाराष्ट्र रहे या उत्तर प्रदेश रहे, जहां पर लोगों की तादाद ज्यादा है वहां पर ज्यादा वैक्सीन जाना चाहिए। जो भी है, केसेस जहां ज्यादा है वहां पर जानी चाहिए। आज महाराष्ट्र में अभी है, पूरे देश में जो वैक्सीन है उसमें से कम 50% वैक्सीन ये महाराष्ट्र को मिलना चाहिए, क्योंकि हमने वो पूरा हौसला है और चेन ऐसी तरह से जुटी है कि दिल में 5 या 6 लाख तक डेली वैक्सीनेशन हो सकता है। इसमें दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वैक्सीनेशन का ड्राइव बहुत ही जोर से गियर अप करना चाहिए। अभी हमने ये भी डिमांड की थी कि अगर हमको पूरे देश को वैक्सीनेशन करना है तो ये अभी जो कोमॉर्बिड है, जिनको ज्यादा होने के चांसेस है, होने कोरोना के चांसेस ज्यादा है, जिनको सीरियस हो सकते हैं, ऐसे कोमॉर्बिड कंडीशंस को हम दे रहे हैं, लेकिन सबको वैक्सीन देना जरूरी है। तो इट शुड बी ओपन, ये पूरे भारत में पूरा ओपन होना चाहिए। ये आपको दुकान में जो उसमें है उधर मिलनी चाहिए। और हर एक अभी 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिया है, उसमें से बहुत ही कम ऐसे बात है कि जो साइड इफेक्ट्स आए हैं। तो ये पूरा सेफ वैक्सीन है, तो ओपन करो, क्लिनिक्स, डिस्पेंसरीज, जो भी और लोग हैं उनको भी अलाउ करो, और इससे हम हो सकता है 10 गुना ज्यादा इससे वैक्सीनेशन ये कर सकते हैं। ये वैक्सीनेशन जल्दी होना चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन का जो असर है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हो सकता है कि ये वैक्सीन अपने लेने के बाद खाली 1 साल तक उसका असर होना चाहिए।
अगर हमने एक साल तक पूरे इंडिया का 70% ये करना जरूरी है, नहीं तो एक साल के बाद जो भी बचेंगे फिर पहले साल अभी जिन्होंने लिया है उनको दूसरे डोज लेने लगेंगे। तो ये बात काफी समझ में नहीं आ रही है। तो यह है कि ये ओपन होना चाहिए, इसका ये फास्ट होना चाहिए, और दूसरी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और स्टॉक बहुत ही ज्यादा बढ़ने चाहिए। ये बात अभी अहम जरूरी है। जी डॉक्टर भोंडवे, आपने एक बहुत अहम बात की कि अगर हमने एक साल के अंदर 70% आबादी को नहीं लगाया इंजेक्शन तो फिर हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी, फिर जो बचे हुए लोग हैं वो अपना संक्रमण दूसरे लोगों पर फैला देंगे, क्योंकि वो एक साल में शायद हो सकता है आपकी जो वैक्सीन से आपको इम्यूनिटी मिली है वो खत्म हो जाए। ये बहुत अहम बात है, इसलिए हमें पेस बढ़ाना होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमें जिस लेवल पे अपनी इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम चल रहा है उसकी रफ्तार को तेज करना होगा। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, जिसके लिए हमारे साथ डॉक्टर भोंडवे अभी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर, पहला सवाल ले लेते हैं जो कि आलिया ने भेजा है। मेरा नाम आलिया है, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरा सवाल ये है कि अगर हम वैक्सीन लगवा लेते हैं और उसके बाद भी हमें कोरोना हो जाता है तो वैक्सीन डेथ रेट को कैसे कम करेगा? डॉक्टर देखो, ऐसा है कि वैक्सीन आपने लिया और आपको कोरोना नहीं होगा, ये बात सही नहीं है। वैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद आपको 1 महीने के बाद आपको 50% इम्यूनिटी आती है, और दूसरा डोज लेने के बाद 1 महीने से आपको 80% वैक्सीन में से आपको इम्यूनिटी आती है। इसका मतलब यह है आपने वैक्सीन लेने पर भी आपको कोरोना हो सकता है, और अगर होता है तो वो इसके लिए आपको जो भी हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स है वो आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मास्क पहनना ये हमको जारी रखना पड़ेगा जब तक दुनिया का आखिरी पेशेंट ये खत्म नहीं होता, तब तक हमको ये रखना पड़ेगा। और वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना हो सकता है, वो वैक्सीन से नहीं होता। हाँ, क्योंकि हमको 20% चांसेस रहते हैं होने का। चलिए, इसकी जो जी चलिए अगला सवाल ले लेते हैं जो इसी तरीके। डॉक्टर, अगला सवाल ले लेते हैं जो पवी ने भेजा है दिल्ली से। नमस्कार, मेरा नाम पवी है। मेरा प्रश्न है कि यदि किसी व्यक्ति को फेफड़ों से जुड़ी बीमारी है मगर उसे कोरोना नहीं हुआ तो क्या ऐसे में उसे वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए या अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? नहीं, उनको बिल्कुल ही लगवा लेनी चाहिए, तुरंत ही लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ये कोमॉर्बिड कंडीशंस है और बहुत ही महत्वपूर्ण कोमॉर्बिड कंडीशंस है। उनको आपने वैक्सीन लिया तो 80% आपको उनको कोरोना नहीं होने के चांसेस है, और अगर वो है आप रुकेंगे और इसके दरमियान अगर उनको इन्फेक्शन हो जाएगा तो हो सकता है वो बहुत ही गंभीर हो सकता है। तो इन लोगों को तो पहले से ही लेना चाहिए। जी, कुछ एलर्जीज वाले केसेस भी होते हैं, वो कहते हैं कि लगवाएं या ना लगवाएं। एलर्जीज की बात ऐसे है कि आपको किसी बात की एलर्जी है, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि जिनको सल्फा पेनिसिलिन की एलर्जी है वो ले कि नहीं ले। बात यह है कि आपको जो एलर्जी है वो आपको मालूम होनी चाहिए। इसमें जो वैक्सीन है, वैक्सीन की एलर्जी नहीं आती, उसमें जो उसके एडजुवेंट रहते हैं उसकी एलर्जी रहती है, और वो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। तो अगर आपको एलर्जी जब तक नहीं आती तब तक नहीं समझता, और भारत के हर वैक्सीन सेंटर में अगर किसी को एलर्जी आए तो उसका इलाज होने का सब पूरा इंतजाम किया है, और अभी तक एलर्जी आने के मामले भी बहुत कम है, और जिनको आई उनको कुछ ज्यादा खतरा नहीं हुआ। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। तो हम अपने दर्शकों को यही बोलना चाहेंगे कि अगर आप एलिजिबल हैं तो वैक्सीन जरूर लगाएं। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।